हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर आधारित राज्य स्तरीय टीटी की परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में, सुपरटेट की परीक्षाओं में और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक संबंधी परीक्षाएँ होती हैं, इस परीक्षा में आज के इस टॉपिक से लगभग एक प्रश्न 99% पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए साथियों, समझने की कोशिश करते हैं आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो है व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो व्यक्तित्व है इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा होता है। अब इसको साथियों बहुत ही आसान शब्द में अगर बताया जाए कि अगर कोई व्यक्ति है वह जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसके कुछ गुण इस तरह होंगे जो अन्य लोगों से अलग होंगे तथा वह उसके विशिष्ट गुण होंगे। तो जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुण होते हैं साथियों, उन्हीं गुणों को ही हम पर्सनालिटी में गिनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्ति में एक गुण नहीं बल्कि अनेकों गुण होते हैं और कम से कम 22 ऐसे क्वालिटी होती हैं, गुण होते हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो साथियों, इस व्यक्तित्व में व्यक्ति का पहनावा, उठन बैठन, चाल चलन, व्यवहार, बोलने का तरीका और बातचीत करने का तरीका और समाज में उसके प्रति उस लोगों की क्या दृष्टिकोण है या वह उसके क्रियाकलाप क्या है, उसका मानसिक स्वभाव कैसा है, तो इन सब के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो साथियों, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बहुत ही आसान है साथियों, अगर बताया जाए तो इसमें एक नहीं अनेकों कारण हैं जिनको आप खुद जानते भी हैं। वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के क्रियाकलाप पर और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो आइए साथियों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो कारक है वह वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम कैसे है साथियों? इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का जो गुण है वह उसके कुछ उसको गॉड गिफ्टेड होते हैं जो उसको अपने पूर्वजों से मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं साथियों, उसको हम वंशानुक्रम में मान लेते हैं। और इसके अतिरिक्त जो गुण होते हैं वह उसके सामाजिक स्तर से होता है, वह किस प्रकार के समाज से संबंधित है, किस प्रकार के लोगों के बीच से वह आया है, किस प्रकार के लोगों के साथ वह रहता है तथा उसके समाज के लोगों की अवधारणा क्या है, वह किस स्तर का है। तो इस आधार पर जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है साथियों परिवार, कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से के लोगों के बीच से आया है, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहता है तथा व्यक्ति जो है जिन लोगों के बीच में रहता है उनकी सोच क्या है, उनका जो रहन सहन है वह तरीका कैसे है। और इसके अतिरिक्त जो है सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक को साथियों हम यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में धार्मिक रूप में भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं साथियों? जो उसकी संस्कृति होती है वह उसकी क्रियाकलाप होते हैं वह उसी पर आधारित होता है। व्यक्ति जिस प्रकार के धर्म में रहता है, जिस प्रकार की जात में रहता है, उसका भी प्रभाव उसकी पर्सनालिटी पर बनता है। इस तो साथियों, इसके अतिरिक्त जो प्रकार है वह शारीरिक प्रभाव है। शारीरिक प्रभाव में क्या होता है साथियों? जो व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर का गठन है, शरीर का जो आकार है, वह भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जो है प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। क्यों प्रमुख कारण है साथियों? जब व्यक्ति का जो शरीर है अगर वह बहुत ही क्षीणकाय है, दुबला पतला है और वह जो है हष्ट-पुष्ट नहीं है, तो वह कैसे उसकी पर्सनालिटी जो है सुपर हो सकती है साथियों? व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वह उसके जो है शरीर के आकार पर भी निर्भर करती है, शरीर की संरचना पर भी निर्भर करती है। और इसके अतिरिक्त साथियों विद्यालय का वातावरण जो होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर चार चांद लगा देता है। तो यह विद्यालय भी जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में के निर्माण में बहुत ही अहम और सहायक रोल उत्पन्न करता है। तो कैसे उत्पन्न करता है साथियों? आप लोग जानते हैं कोई व्यक्ति जो है अपने पर्सनालिटी को लेकर ही नहीं पैदा होता है। जो व्यक्ति होता है वह समाज से ही सीखता है, समाज से लेता है, समाज को ही सब कुछ
देने की कोशिश करता है। तो साथियों, यहाँ पर जो विद्यालय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि व्यक्ति अगर मान लेते हैं वह कुछ नहीं जानता, उसके बौद्धिक स्तर का विकास कम है, उसके सामाजिक स्तर का प्रभाव कम है, या उसका जो लेवल है वह अन्य साथियों वह व्यक्तियों के बच्चों की तुलना में अलग है, लेकिन वह समाज में जब अलग अलग समाज के लोगों के बीच में आता है, स्कूल में आता है, तो वह यह समझने की कोशिश करता है सही क्या है गलत क्या है। वह उसमें जो है सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब इसके अतिरिक्त साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संवेगात्मक प्रवृत्ति। संवेगात्मक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति तो ऐसा रहता है कि वह उसके अंदर कोई चीज़ जिज्ञासा ही नहीं रहती है, वह कुछ करने की कोशिश नहीं करता, उसके अंदर संरचनात्मक गुण नहीं होते हैं, संवेगात्मक गुण नहीं होते हैं। वह अपने अधिक से अधिक भाग पर भरोसा करता है, वह दूसरे के लोगों पर निर्भर रहता है। तो साथियों, जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उसकी पर्सनालिटी को सही नहीं माना जाता है। तो साथियों, किसको सही माना जाता है? जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है या संरचनात्मक विकास करता है, वह जो है हमेशा जागरूक रहता है, उत्सुक रहता है और जो है एक्टिव रहता है। इस प्रकार जो है उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब इसके अतिरिक्त साथियों जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप तो उसको जानते ही हैं, क्या है? मानसिक लेवल। मानसिक लेवल में क्या होता है? मानसिक स्तर क्या होता है? कोई व्यक्ति है उसको अगर बार बार बताया जाता है तो वह उसको समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वह उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह देख के समझ ही लेते हैं कि उनको करना क्या है, क्या नहीं करना है, और क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कैसे करना है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति का मानसिक व्यक्तित्व है वह मानसिक पर भी कैसे निर्भर करता है, आप उसको देखें। तो साथियों, अब इसको बहुत ही सटीक शब्दों में बता दिया जाए कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो साथियों, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, और उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है, शारीरिक स्तर पर निर्भर करता है, और विद्यालय पर निर्भर करता है, और उसके जो है संवेगात्मक पर निर्भर करता है, और उसके अतिरिक्त समाज पर निर्भर करता है। तो साथियों, अब हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि व्यक्ति को जो व्यक्तित्व है उसको हमारे मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर बांटा है, और कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक हैं किस आधार पर बांटे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसमें तो मनोवैज्ञानिक के बारे में कई मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन साथियों आज हम कुछ ऐसे खास मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर आधारित साथियों एग्जाम में प्रश्न जो है मैक्सिमम पूछे गए हैं, अधिकतम पूछे गए हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। साथियों, जो पहले प्रकार के इसमें मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम है क्रेस्मर। तो साथियों, क्रेस्मर जी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यक्तित्व को व्यक्ति के शारीरिक संरचना के आधार पर कई भागों में बांटे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, क्रेस्मर जी ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किन भागों में बांटा है? तो पहला है स्थूलकाय, दूसरा है सुडौलकाय, तीसरा है क्षीणकाय, अगला है मिश्रितकाय। तो चार ऐसे भाग हैं जिसको क्रेस्मर जी ने व्यक्तित्व के रूपों में बताया है। इसमें स्थूलकाय में साथियों जो व्यक्ति होता है वह नाटा बौने किस्म का होता है। सुडौलकाय में व्यक्ति का जो शरीर होता है वह हष्ट पुष्ट होता है, लंबा चौड़ा होता है। और जो क्षीणकाय होता है इसमें जो व्यक्ति है वह तंदुरुस्त नहीं होता, वह उसके अंदर आलस के गुण होते हैं, और वह जो है बिल्कुल दुबला पतला श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त जो मिश्रित काय है, इस मिश्रित काय में व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना होती है वह मीडियम में होती है, और उसमें व्यक्ति का जो शरीर है न बहुत ही नाटा होता है, न बहुत ही स्पष्ट होता है, न ही बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, वह मीडियम में होता है। तो साथियों, यह थे क्रेस्मर जी ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से बताया था और वह उनके जो है प्रकार थे। अब साथियों हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार जो है मनोवैज्ञानिक सेल्डन के आधार पर पढ़ने चल रहे हैं। तो साथियों, सेल्डन जी जो है इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं जो कि एक नहीं बल्कि दो गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बताए हैं। जो पहला प्रकार का व्यक्तित्व है साथियों, उसको सेल्डन जी ने शारीरिक संरचना के आधार पर बताया है। इसमें व्यक्ति की जो शारीरिक गठन होती है वह गोला आकार में होता है। साथियों, इसमें व्यक्ति जो है मोटा भी होता है, छोटा भी होता है, नाटा भी होता है। साथियों, कुल मिला के उसके जो शरीर की संरचना होती है वह गोलाकार होती है। और अब अगला जो प्रकार है वह आयताकार है। आयताकार में क्या होता है साथियों?
इसमें व्यक्ति का जो शारीरिक गठन है वह बिल्कुल लंबा चौड़ा होता है। और इसके अतिरिक्त जो अगला प्रकार है वह लंबाकार है। लंबाकार में क्या होता है, व्यक्ति जो है उसका शरीर लंबा होता है, बड़ा होता है। तो सेल्डन जी ने इस प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए साथियों? 3 प्रकार बताए हैं। और सेल्डन जी ने स्वभाव के आधार पर भी व्यक्तित्व को बताया है। तो इसमें स्वभाव के आधार पर किसने व्यक्तित्व को बताया है? सेल्डन जी ने बताया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्तित्व है वह सेल्डन जी ने स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार से बताए हैं। तो पहला है साथियों विसरोटॉनिक। विसरोटॉनिक एक प्रकार का व्यक्तित्व है। इसमें जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वह बहुत ही चंचल होता है और मस्त मौला होता है। वह इसके अंदर जिज्ञासा का गुण होता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं उसको विसरोटॉनिक बोलते हैं। अगला जो प्रकार है सोमेटोटॉनिक। सोमेटोटॉनिक में क्या होता है, व्यक्ति जो है बहुत ही मेहनती होता है, लगनशील होता है, कर्मठ होता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रकार है सेरिब्रोटॉनिक। सेरिब्रोटॉनिक में जो व्यक्ति है वह शर्मिला होता है, उसके अंदर जो है आलस के गुण होते हैं, वह जो है उसके अंदर डर के भी गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सेल्डन जी ने बताया है स्वभाव के आधार पर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब साथियों समझने की कोशिश करते हैं अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये इनको स्पेंगलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंगलर हैं जो कि व्यक्तित्व को मूल्यों के आधार पर बताए हैं कि व्यक्ति को जो है मूल्यों के आधार पर भी व्यक्तित्व को बताया जा सकता है। तो इन्होंने कैसे कितने प्रकार के बताए हैं साथियों? स्पेंगलर ने जो है मुख्य 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन से 6 प्रकार। तो पहला प्रकार है सैद्धांतिक प्रवृत्ति। तो सैद्धांतिक प्रवृत्ति में व्यक्ति अधिक सोचता है, उसके अंदर बुद्धि का विकास होता है, उसके अंदर जो है किसी चीज़ का सही गलत का निर्णय लेने का होता है साथियों गुण। और वह जो है लोगों को राय सलाह मशविरा देने की भी कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो स्पेंगलर जी ने पहला प्रकार व्यक्तित्व का बताया है वह सैद्धांतिक प्रवृत्ति है। और इसके अतिरिक्त जो अगला प्रकार है वह सामाजिक प्रवृत्ति। इसमें जो बालक होता है, प्राणी होता है, उसके अंदर जो है सामाजिक गुण का विकास अधिक होता है। वह समाज के प्रति आकर्षण होता है, समाज से प्रभावित होता है तथा समाज के प्रति उसकी भावना जो है अलग ही होती है और वह जो है तीव्र भी होती है। अगला प्रकार है राजनैतिक मूल्य। राजनीतिक में इसमें जो बालक होता है, प्राणी होता है, वह राजनीतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा संलिप्त रहता है और उस पर ज़्यादा ध्यान देता है और उसमें जो है अधिक भागीदारी निभाता है। और इस अगला प्रकार है सौंदर्यात्मक। तो सौंदर्यात्मक में तो साथियों क्या कहना, बड़ा ही मज़ेदार है। तो सौंदर्यात्मक में जो प्राणी होता है वह अपने शरीर के पहनावे पर, कपड़ों के पहनावे पर और उसके शरीर के आकार पर, हाथ पैर के, तो साथियों उसमें जो बालक होता है वह अपने शरीर से बहुत ही लगाव रखता है, प्रेम करता है और उस अपने शरीर के पर्सनालिटी पर, पहनावे पर और शरीर की सुंदरता पर अधिक ध्यान देता है। अगला जो प्रकार है वह आर्थिक प्रवृत्ति। इसमें जो व्यक्ति है, प्राणी है, वह जो है धन को, अर्थ को जो है ज़्यादा महत्व देता है और अर्थ के लिए, पैसे के लिए वह जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है और वह उस पैसे के ही पीछे अधिक ध्यान देता है, पैसे के पीछे पड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होता है उसको आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं। अगला जो प्रवृत्ति है वह धार्मिक प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? धार्मिक प्रवृत्ति है। इसमें जो व्यक्ति होता है वह धार्मिक, उसके अंदर ज़्यादा गुण होते हैं, वह धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था रहता है तथा वह जो है पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करता है। तो साथियों फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेंगलर जी ने जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है। तो साथियों स्पेंगलर जी ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। तो इसमें जो पहला जो है साथियों प्रकार, उसको सैद्धांतिक प्रवृत्ति बोलते हैं, दूसरे को सामाजिक प्रवृत्ति बोलते हैं, तीसरे को सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति बोलते हैं, पांचवें को जो है क्या बोलते हैं साथियों, आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं और जो अगला प्रवृत्ति है वह धार्मिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार जो है साथियों, अब अगले प्रकार के पर्सनालिटी को किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं साथियों, सामाजिक के आधार पर व्यक्तित्व को बताया गया है। यह कौन है साथियों? ये मनोवैज्ञानिक जिनको युंग के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इनका नाम जुंग भी मिलता है साथियों, तो अधिकतर तो युंग ही मिलता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है सामाजिक के आधार पर व्यक्ति के संरचना को बताया है।
तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि युंग ने व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है। तो साथियों, युंग ने जो व्यक्तित्व को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इसमें जो है एक अंतर्मुखी होता है, दूसरा बहिर्मुखी होता है, तीसरा उभयमुखी होता है। अंतर्मुखी किसे कहते हैं पहले तो इसको समझ लीजिए। इसमें व्यक्ति जो है अधिक स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, ज़्यादा आत्म केंद्रित होता है और अपने हित के लिए वह ज़्यादा कार्य करता है। और जो बहिर्मुखी होता है साथियों, वह सामाजिक होता है, वह दूसरे पर आधारित होता है, परोपकार की भावना रहता है तथा वह दूसरे के सहयोग की अपेक्षा करता है साथियों, तथा वह सहयोगात्मक रूप से जो है उसके क्रियाकलाप होते हैं। अगला होता है साथियों उभयमुखी। उभयमुखी में क्या होता है साथियों, व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं साथियों, वह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया है। तो साथियों, कैनन एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि व्यक्तित्व को ग्रंथियों के आधार पर बताया है। तो साथियों, आप जानते हैं कि व्यक्ति का जो आंतरिक शारीरिक गठन होता है वह विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा, हार्मोनों के द्वारा उसमें निर्माण होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो ग्रंथियां होती हैं साथियों, हमारे शरीर में एक नहीं कई ग्रंथियां हैं। तो इन ग्रंथियों के आधार पर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनका नाम कैनन है, वो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश की है। तो साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो व्यक्तित्व होता है इनके मापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और परीक्षण की विधि कौन सी है और तकनीक कौन कौन सी है। तो साथियों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। तो क्या पढ़ेंगे, व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। तो साथियों, जो व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं, एक सिद्धांत हैं, ये अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं साथियों। आइए समझने की कोशिश करते हैं व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो साथियों, अगर आपको बताया जाए तो व्यक्तित्व के जो मापन के सिद्धांत हैं, इसमें कई सिद्धांत हैं, उनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत को जो है हम यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक पहला सिद्धांत है जिसको विशेष सिद्धांत कहते हैं, इसको कैटल जी ने दिया है। और जो जीव का सिद्धांत है इसको गोल्डस्टीन जी ने दिया है। आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है उसको मैस्लो साहब ने दिया है, इसको अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं साथियों। अब इसके बाद हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसको कृष्णर जी ने दिया है। अब हार्मिक सिद्धांत होता है, हार्मिक सिद्धांत को मैकडूगल जी ने दिया है। मांग की सिद्धांत है साथियों, मांग के सिद्धांत को हेनरी मुरे जी ने दिया है। और जो अगला सिद्धांत है यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसको सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। अब इसके अतिरिक्त जो है शारीरिक संरचना है का सिद्धांत है, इसको सेल्डन जी ने दिया है। तो साथियों, इसका एक विशेष बड़ा अच्छा तरीका है साथियों समझने का। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको याद किया जाए, इसको समझा जाए। बड़ा आसान है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए कैसे साथियों इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। इसको नोट करते रहिए, पहले नोट कर लीजिए फिर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, बड़ा आसान है। तो यहाँ से आप बी ले लीजिए, यहाँ से कट ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाता है साथियों, विकट। आप इसको साथियों विकट, इसमें जा ले लीजिए, इसमें गा ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, विकट में जागो, आ यहाँ से ले लीजिए, माँ यहाँ से ले लीजिए, आम हो जाएगा। और यहाँ से व्यक्ति, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये व्यक्ति है। हा से यहाँ ले लीजिए और माँ यहाँ ले लीजिए, व्यक्ति हमें हो जाएगा मांग हमें। तो यहाँ से मांगना है, हा से हेनरी मुरे हो जाएगा। माना मन, सा मन ले लीजिए, सा से यहाँ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं मन से। तो यहाँ पर मन का मतलब क्या है साथियों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और सा से सिगमंड, और सा से अब इसको डायरेक्ट लिख लीजिए शरीर। और शरीर को जो शरीर की संरचना का सिद्धांत दिया था इन्होंने सेल्डन जी ने दिया है, तो इसको भी हम सेल लिख देते हैं।
तो साथियों एक शब्द बन गया विकट में जागो आम व्यक्ति हमें मांगना है मन से शरीर से। तो इसको समझ लेते हैं साथियों। बी का मतलब विशेष होता है, विशेष सिद्धांत को कैटल ने दिया था साथियों। यहाँ पर यम साइलेंट है। और जा का मतलब यहाँ पर जीव का सिद्धांत साथियों, इसको जो है गोल्डस्टीन ने दिया था। और यहाँ पर साथियों आ का मतलब है आत्मज्ञान का सिद्धांत, इसको मैस्लो जी ने दिया था। और इसके बाद साथियों व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है क्रिश्मर जी ने दिया था। और हार्मिक सिद्धांत मैकडूगल जी ने दिया था। मांग का सिद्धांत हेनरी मुनेरो जी ने दिया था। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सेल्डन जी ने दिया, सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। और शारीरिक संरचना के विकास के जो सिद्धांत हैं इसको सेल्डन जी ने दिया था। तो साथियों इस प्रकार हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आता है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां। तो इसमें साथियों व्यक्तित्व के मापन की कई विधियां हैं, लेकिन हम ऐसी विधियों का उल्लेख करने चल रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो कौन कौन से प्रकार हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली विधियां हैं उसको प्रक्षेपण विधि कहते हैं, जो कि सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दिया गया था। और जो दूसरी विधि है इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। साथियों यह परीक्षण विधि है। तो व्यक्तित्व के मापन की जो है कौन सी विधि है, परीक्षण विधि है। कौन सी विधि है, परीक्षण विधि है। तो इसमें जो पहली विधि है वह प्रक्षेपण विधि है, जिसको सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। अगला जो विधि है उसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में TAT के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभिव्यक्त करता है साथियों। अब इसके अतिरिक्त जो प्रकार है उसको बाल संप्रत्यय परीक्षण कहते हैं। बाल का मतलब साथियों चाइल्ड है, और संप्रत्यय का मतलब साथियों यहाँ पर एप्रिसिएशन से ही है, और टेस्ट का मतलब परीक्षण। तो इस प्रकार जो अगला प्रकार है परीक्षण का उसको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, जो कि हरमन रोरसा जी ने दिया था, जो कि एक सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो परीक्षण की विधियां हैं वह वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जिसको पाइन टेंडलर जी ने दिया था साथियों। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अतिरिक्त स्वतंत्र शब्द सहचय परीक्षण है, जो इसको गाल्टन जी ने दिया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के साथियों जितने प्रकार आपको यहाँ पे परीक्षण की विधियाँ बताई गई हैं यह सभी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ही विशेष है, इसको समझने की कोशिश करते हैं साथियों। इस पे जो एक प्रश्न बनता है वह अधिकांश टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, राज्य स्तरीय टेट के एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, कि जो व्यक्तित्व के में तकनीकियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन में वह कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो साथियों दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक होता है प्रक्षेपित तकनीक और एक होता है अप्रक्षेपित तकनीक। तो साथियों प्रक्षेपित तकनीक में क्या क्या आता है पहले तो इसको समझ लेते हैं। इसमें आता है साथियों क्लाउड पिक्चर टेस्ट, और एक होता है TAT परीक्षण, जिसको आप यहाँ पर क्या कहते हैं साथियों प्रासंगिक अंतर्बोध का तकनीक होता है। और अगला होता है ड्राइमैन, और उसके बाद खेल तकनीक, शब्द सहचर और चित्र सहचर। तो साथियों प्रक्षेपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति में जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं उसको जो है किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह जो है स्थानांतरित होते हैं, प्रतिगमन करते हैं, और किस प्रकार से एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो इसमें जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है इसमें व्यक्ति के अपने पर्सनल जो थिंकिंग होती है उस पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त जो बताया जा साथियों जितने प्रक्षेपित तकनीक होते हैं या जो है परिवर्तनशील रहते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। और यह जो है बालक के मानसिक अनुरूप पर भी निर्भर करता है। तो फिर से समझ लेते हैं साथियों जो प्रक्षेपित तकनीक होते हैं इसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, कौन कौन सी युक्तियाँ आती हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट विधि है साथियों क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, और दूसरा जो है एक क्या है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तीसरा क्या है ड्राइमैन पद्धति है, अगला जो है खेल तकनीकी है, जो अगला जो है वह शब्द सहचर है। इसमें साथियों बालक को जो है उसके
द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर और उसके वाक्यों के आधार पर उसके बारे में व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है चित्र सहचर में क्या होता है साथियों, व्यक्ति के सामने एक चित्र दिखाया जाता है और वह उसके आधार पर अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है। तो साथियों कुल मिलाकर यह जो प्रक्षेपित तकनीक है वह एक्सप्रेशन पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वह किस पर निर्भर करता है और किस प्रकार की है। अगला जो तकनीक है साथियों उसको आप प्रक्षेपित तकनीक कहते हैं। आप प्रक्षेपित तकनीक में जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, 16pf और ब्लैक बोर्ड जो तकनीक है इसको आप प्रक्षेपित तकनीक में कहते हैं। तो साथियों आज हम लोग जो है पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी का जो मापन का सिद्धांत है और इसके परीक्षण के सिद्धांत क्या हैं और व्यक्तित्व को किस मनोवैज्ञानिक ने कितने भाग में बांटा है और परीक्षण का क्या, व्यक्तित्व का क्या प्रभाव होता है, क्या महत्व होता है और जो व्यक्तित्व है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको आज साथियों हम लोगों ने देखा। और उम्मीद करते हैं कि अब आप व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथियों इसको आप जो है एक बार फिर से बार बार इसको देखिए साथियों, तब आपको गूढ़ रूप से हर एक बार में कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी साथियों, जिससे कि आप व्यक्तित्व के इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो 100% आप उनको सही कर लेंगे साथियों। और व्यक्तित्व से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका ना तो गलत ही होगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।